वैलेंसी नहीं, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, कैसे आप वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि वैलेंसी का मतलब होता है, अब मैं आपको बताऊं, वैलेंसी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होती है। जितना एक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, मैं खासतौर से मैं अभी कोवैलेंसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वैलेंसी इज या कोवैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of unpaired electrons. Valency is equal to number of unpaired electrons. ठीक है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और अभी मैं आपको एक एक करके मैक्सिमम पहले 17 एलिमेंट्स का वैलेंसी मैं दिखाऊंगा कैसे जज किया जाता है। क्योंकि 17 इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ और चीजें भी वैलेंसी के बारे में आपको पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन का लीजिए। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। ठीक है, 1s1 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो इट्स प्रीटी एविडेंट एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड ही बनाता है, जितनी वैलेंसी होगी उतना बॉन्ड बना करेगा। हीलियम 1s2, हीलियम जो है वो 1s2 होता है। अब 1s2 की खास बात क्या है कि फर्स्ट शेल है, यही इसका वैलेंस शेल है। 1s के बाद 1p नहीं होता, 1p होता तो हम इसको एक्साइट कर देते और ना वैलेंसी बढ़ा लेते। इसके पास फर्स्ट शेल, एक ही शेल ही होता है, एक शेल में एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। इसलिए हीलियम कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, हीलियम। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हीलियम 2s1। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लिथियम जो है की वैलेंसी एक ही होती है, तो लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब मैं जनरल टर्म में इलेक्ट्रोवैलेंसी कोवैलेंसी दोनों के लिए बात कर रहा हूं। तो लिथियम, यहाँ पे लिथियम एक मेटल है, तो लिथियम की वैलेंसी एक्चुअली इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, जबकि हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो वैलेंसी का मतलब कोवैलेंसी। तो जब मैं वैलेंसी कहता हूं है ना, नॉन मेटल्स के लिए वो कोवैलेंसी हो जाती है और है ना मेटल्स के लिए वो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। तो इसकी लिथियम की वैलेंसी 1 होगी। लिथियम। बेरिलियम की हो जाएगी हीलियम 2s2। ये आपका 2s2 हो गया। अब पूछने वाले कहने वाले कह सकते हैं कि साहब इसकी तो वैलेंसी फिर हीलियम की जैसी बेरिलियम की हो जानी चाहिए 0, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो ऐसा नहीं है, सेकेंड शेल और 1s2 और 2s2 में एक डिफरेंस है। ठीक है, 1s2 जो होता है आपका, ठीक है, जो 1s2 होता है, 1s2 के बाद 1p नहीं होता, लेकिन 2s2 के बाद 2p होता है। फर्स्ट शेल में p नहीं होता, लेकिन सेकेंड शेल में p वेकेंट होता है, खाली होता है। सेकेंड शेल का मतलब ही 2s और 2p दोनों होंगे। तो यहां पर ये आपका 2p खाली है। अब होता क्या है, थोड़ी सी एनर्जी पाकर, चूंकि खाली जगह है तो ये एक्साइट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और ये जब यहां चला आता है और कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा ना, बेरिलियम का ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लोग अनपेयर्ड है, तो यहाँ इसकी जो वैलेंसी है वो 2 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, बेरिलियम जो है 2 बॉन्ड बनाता है क्लोरीन के साथ, BeCl2। इसका एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। अगर अनपेयर्ड है और खाली जगह मौजूद है तो आप एक्साइट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बेरिलियम की बात हो गई। बोरॉन की बात की जाए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 और 2p1। ठीक है ना, 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ये 2s2 2p1 2p1 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो सकता है, ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट है।
ग्राउंड स्टेट है तो एक्साइट हो जाएगा, तो ये यहां हो जाएगा हीलियम, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक यहां पे, 2, 3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेरिलियम बोरॉन की जो में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए बोरॉन की जो वैलेंसी है वो 3 हो जाएगी। और आपने देखा भी है बोरॉन BF3 बनाता है या BCl3 इत्यादि चीजें बनाता है। ठीक है, तो हर केस में यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो है वो 3 दिखाई पड़ती है। बोरॉन हो गया। इसी तर्ज पे जो है कार्बन का देख लिया जाए। कार्बन का होता है हीलियम 2s2 2p2। ठीक है, 2s2 2p2। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ये यहां चला जाएगा। ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में यहां चला जाएगा। तो मैं इसको अब यहां बना ही दे रहा हूं। ठीक है, ये पहले यहां था, मैं डॉटेड बना दे रहा हूं, पहले ये यहां था। ठीक है, अब ये यहां चला आया और ये यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंच जाता है, इसको ऐसे यहां का इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंच जाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी है ना वो 4 हो जाएगी। इसलिए कार्बन CCl4 या CH4 जैसे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स बनाता है। इसी तरह पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है, अब नाइट्रोजन के साथ दिक्कत है कि यहाँ तो जगह थी तो आप एक्सपेंड कर जाते, ये जगह खाली थी। ठीक है ना, पहले 2s2 था और 2p2 था, लेकिन 2s2 का दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। लेकिन नाइट्रोजन से दिक्कत क्या आएगी, नाइट्रोजन से दिक्कत आएगी कि अब आपके पास खाली जगह नहीं है, क्योंकि 2p के बाद 2d नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2s2 और 2p3 है, अब ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा, है ना। कोई 2d अगर होता तो ये एक्साइट चला जाता, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 5 हो जाती। इसलिए अक्सर पूछा जाता है कि वाई PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता है। मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाइट्रोजन का देख सकता हूँ कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी आराम से जो है वैलेंसी जो है वो 3 हो जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन जो है ना NH3 या NCl3 जैसे कंपाउंड बनाता है। तो आप देख रहे हैं वैलेंसी का बड़ा ही अजीब सा चक्कर है। पहले 1 थी, ठीक है, 1 थी, फिर 2 हुई, फिर जो है 3 हो गई, फिर 4 हो गई, और 4 के बाद 5 नहीं हुई, फिर 3 हो गई, घट रही है। तो ग्रेडेशन नहीं होता है वैलेंसी में कि लगातार बढ़ती चली जाएगी, नहीं, है ना, पहले बढ़ी है फिर घट रही है। ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी। इसी तर्ज पे अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है हीलियम 2s2, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2p4। तो इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी जो है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी वैलेंसी 2 हो गई तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड ही बनाता है, चाहे अपने साथ बनाए O डबल बॉन्ड हो, चाहे किसी और के साथ, या तो एक ही आदमी के साथ 2-2 बॉन्ड बना ले, या किसी और के साथ 2 लोगों के साथ 1-1 बॉन्ड बनाए, पर ऑक्सीजन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इसी तरह पे मैं फ्लोरीन को भी यहां लिख सकता हूं। फ्लोरीन जो है वो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम, है ना, 2s2, हीलियम 2s2 2p5। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। ठीक है, 1 आएगी क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और आप देखते हैं कि फ्लोरीन अक्सर सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन के बाद अगला एग्जांपल जो है वो नियॉन का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के बाद 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। नियॉन की बात करिए। ठीक है, नियॉन की बात करेंगे। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2, हीलियम 2s2 2p6। ठीक है, हीलियम 2s2 2p6, 2s2 2p6। तो आप देख सकते हैं, अब मैं चाहता था कि ये देखिए ये भी अनपेयर्ड हो सकता है, ये भी और ये भी। इसकी वैलेंसी 8 तक जा सकती है, लेकिन जगह ही खाली नहीं है, है ना, 2d होता ही नहीं है। तो यहाँ पे आप मजबूर हैं, आप अपना किसी भी वैलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो अब मैं कह सकता हूं कि यहाँ इसकी वैलेंसी 0 होगी, इसलिए नियॉन किसी भी तरह का कोई कंपाउंड नहीं बनाता।
इसके बाद सोडियम की बात करिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 10 तो इसी का हो गया। जब हम नियॉन लिखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब थर्ड शेल खुल जाता है। देखिए यहां तक जो है अगर मैं कहूं तो यहां तक सिर्फ फर्स्ट शेल था, यहां तक सिर्फ फर्स्ट शेल था। पीरियोडिक टेबल में ये लोग फर्स्ट पीरियड के सदस्य थे। सेकंड शेल यहां से शुरू हुआ है ना, यहां से होते हुए, ठीक है, और सेकंड शेल जो है वो यहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है, यहां पे सेकंड शेल खत्म हो गया। अब इसके बाद थर्ड शेल शुरू होता है। तो मैं अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो मैं लिखूंगा नियॉन में 10 हो गए और फिर मैं लिखूंगा 3s1, 3s1 हो जाएगा 3s1। चूंकि एक, अब ध्यान दीजिएगा, थर्ड पीरियड शुरू होते ही या थर्ड शेल शुरू होते ही एक खास बात क्या है, 3 में बहुत संभावनाएं हैं। 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है, ठीक है, d भी होता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 3s1 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी है ना वैलेंसी जो है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है 1 हो जाएगी, यानी सोडियम जरूरत पड़ने पर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो जाएगी सोडियम। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात किया जाए, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2 हो जाएगा, ठीक है, नियॉन 3s2 होगा, ऐसे ये 3s2 हो जाएगा और 3p0 हो जाएगा, ठीक है, नियॉन 3s2 और 3p0। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां एक्साइट अगर हो जाएगा, ठीक है, ये एक्साइट अगर यहां पे चला जाएगा एक्साइटमेंट में तो यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। तो यहां से एक्साइटेड स्टेट में यहां आ जाता। तो मैं ग्राउंड स्टेट पहले जब बनाया था तो ये यहां था, मैं 2 बार नहीं बना रहा हूं कि एक बार ग्राउंड स्टेट एक बार एक्साइटेड स्टेट, आप समझदार हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से यहां माइग्रेट कर गया। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैलेंसी है ना, वो साफ तौर से 2 है, इसलिए मैग्नीशियम ऐसे कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है जिसमें मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होती है मैग्नीशियम। ऐसे ही इसी तर्ज पर एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2 3p1, कह सकता हूं 3s2 3p1, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे करके यहां एक्साइट कर जाएगा, ठीक है, ये एक्साइट कर जाएगा। और आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है एक्साइटेड स्टेट में इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है और इसलिए इसका जो वो है AlCl3 3 वैलेंसी शो करता हुआ दिखाई भी पड़ता है। एल्यूमिनियम ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। सिलिकॉन की बात करिए, सिलिकॉन एक स्टेप और आगे हो जाएगा, इसमें सिलिकॉन में हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नियॉन में एक्साइट हो सकता है। 3s2 था, 3p2 था, लेकिन अब ये यहां से यहां चला जाएगा तो ये 3s ना जो है वो 3s1 हो जाएगा और ये चीज जो है 3p3 हो जाएगी। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक। अब जो है ना वैलेंसी जो है इसकी 4 हो गई, ठीक है, और सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाता हुआ बड़े आराम से आपको दिख जाएगा SiCl4। तो यहां तक तो मैं सिलिकॉन को एक बेंचमार्क मारता हूं, थर्ड पीरियड यहां तक, थर्ड पीरियड है, यहाँ 3p तक अब भर गया है, यानी जस्ट इसके बाद अब अगर 3p तो भरा होगा ही होगा, हो सकता है 3d की जरूरत पड़े, तो ऐसा फास्फोरस में होगा, ठीक है। अब फास्फोरस में क्या होता है, फास्फोरस को मैं यहीं बना रहा हूं, ठीक है। फास्फोरस में क्या होगा, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन 3s2, ठीक है, 3s2 ये ऊपर बना 3p3, 3s2 3p3, 3s2 3p3, ठीक है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन से अगर मैं देखूं तो नाइट्रोजन का था 2s2 2p3, ठीक है, नाइट्रोजन का था 2s2 2p3 और इसका है 3s2 3p3। तो यहां से फास्फोरस से क्या होगा, आप देख सकते हैं फास्फोरस 3 वैलेंसी तो शो करता ही करता है, ठीक है। इसकी वैलेंसी अगर ये ग्राउंड स्टेट में इसकी वैलेंसी 3 होती है, जैसे PCl3 में आपने देखा होगा या PF3 में देखा होगा। लेकिन एक मस्त बात क्या है फास्फोरस के साथ जो नाइट्रोजन के साथ नहीं है, फास्फोरस के पास 3d भी है
और अगर ये चाहे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन 3D में एक्साइट कर सकता है, ठीक है। जबकि ये सुविधा नाइट्रोजन के पास नहीं है। नाइट्रोजन चाह के भी अपना 2s2 इलेक्ट्रॉन 2D में नहीं भेज सकता, क्योंकि 2D एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 पे फिक्स हो जाती है, जबकि फास्फोरस जो है वो 3 भी शो करता है और साथ साथ 5 भी शो करता है। जैसे अब क्या, नियॉन 3s2 3p3 3d ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नियॉन, अब क्या होगा, ये चीज जैसे पहले अभी ऐसे था, ऐसे है फास्फोरस जो है, ठीक है ना। 3s2 3p3 है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 3D में जा सकता है, ठीक है, 3D में जा सकता है यहां, ठीक है। और जब यहां पे एक्साइट होके चला जाएगा तो इसकी जो वैलेंसी है अब, है ना, इसकी जो वैलेंसी दिखाई पड़ने लगेगी, मैं यहां लिख रहा हूं, इसकी जो वैलेंसी है वो अब 5 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसीलिए PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि PCl5, नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही पीरियड के सदस्य है, ठीक है, लेकिन एक ही पीरियड के सदस्य होने के बावजूद नाइट्रोजन की वैलेंसी सिर्फ 3 होती है, जबकि फास्फोरस की 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है। सॉरी, एक ग्रुप के होते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, और एक ही ग्रुप के होने के बावजूद, है ना, दोनों की वैलेंसी में बड़ा डिफरेंस है। नाइट्रोजन हमेशा 3 रहता है, जबकि फास्फोरस 3 भी होता है और 5 भी होता है। तो अगर कोई पूछे व्हाई PCl5 exists but not NCl5, तो आप कहेंगे बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट हैव d orbital whereas phosphorus has a d orbital and it can excite its electron and make its electron unpaired, ठीक है। इधर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड करने की सुविधा होती है फास्फोरस में, ठीक है। तो इसलिए तो एक बहुत अच्छी बात क्या हुई कि अब तक यहां तक, इसलिए मैं 17 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 17 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आर्गन तक लिखूंगा। मैं कह सकता हूं सिलिकॉन तक वैलेंसी फिक्स थी, अब तक सबकी वैलेंसी फिक्स थी, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 ही होती है, हमेशा 1 होगी, हीलियम 0, लिथियम 1, बेरिलियम 2, बोरॉन इज ऑलवेज 3 के अलावा नहीं होता, कार्बन 4 3 2 1 0, सोडियम की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, सिलिकॉन की 4 होती है। लेकिन सिलिकॉन के बाद जितने एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकते हैं, करते हैं नहीं कह रहा हूं मैं, कर सकते हैं। मतलब जैसे फास्फोरस जो है उसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ठीक है। तो आप याद रखिए सिलिकॉन के बाद लोग वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो मन में आ सकता है सर वेरिएबल वैलेंसी तो सोडियम से शो करना चाहिए, क्योंकि सोडियम में भी 3D होता है, 3s 3p 3d होता है, ठीक है ना, वेरिएबल वैलेंसी शो कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि हाँ कर सकता है, लेकिन इनके पास जगह ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां भी देखिए जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां भी जगह ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिलिकॉन में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतनी ही जगह थी। फास्फोरस से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम है और जगह ज्यादा है। यहां जगह ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन कम थे ऊपर, इसलिए अपनी वैलेंसी एक्सपैंड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है और जगह ज्यादा है, तो लोग एक्सपैंड कर जा रहे हैं। फास्फोरस के बाद सल्फर आता है, सल्फर बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2, है ना, नियॉन 3s2 3p4, ठीक है, ऑक्सीजन की तरह हो जाएगा, है ना, 3p4 हो जाए। अब यहां पे क्या है, 3s है, ये दिस इज 3s, दिस इज 3p, और इसके बाद 3d है, तो 3d ये है, ठीक है, ये 3d है। अब आप देख सकते हैं यहां पे दो ग्राउंड सेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर बड़े आसानी से वैलेंसी 2 शो करता है। जैसे आप देख सकते हैं H2S में होगा या SCl2 में हो जाएगा, एटसेट्रा। सल्फर 2 वैलेंसी शो करता है। जरूरत पड़ती है तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट होकर D में चला गया तो क्या होगा, मान लीजिए ऐसे नियॉन 3s2, ये यहां चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ऐसे हो गया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, है ना, वैलेंसी जो हो जाएगी इसकी वो 4 हो जाएगी,
और आप 4 वैलेंसी सल्फर में बड़ी आसानी से देख सकते हैं, SF4 हो गया या SCl4 हो गया एटसेट्रा। SO2 में भी 4 हो जाती है, ठीक है। तो सल्फर वैलेंसी 4 भी उसमें एग्जिस्ट करती है। और ये अगर एक्साइट होके यहां चला गया, ठीक है, तो एक और बात नहीं आ जाएगी, क्या, नियॉन ये अगर चला गया तो यहां एक ही बचा, 1 2 3 4, ये 5 और ये चीज एक छठा। वेरिएबल वैलेंसी है सल्फर की, और वैलेंसी यहाँ पे सल्फर 6 भी शो कर सकता है, वेरिएबल 6 भी। तो ये SF6 इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखा कि फास्फोरस ऑनवर्ड्स, आपको याद रखना चाहिए चीजें, वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं। फास्फोरस 3 और 5 शो करता है, सल्फर 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। और इसके बाद मैं क्लोरीन की बात करने जा रहा हूं। क्लोरीन तो खैर बहुत ही ज्यादा वैलेंसी शो करने लगता है। आप देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना क्लोरीन का, वो है ना 3s2 एंड 3p5। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। जैसे HCl में हो गया, एक बॉन्ड बना है। जरूरत पड़ने पर क्लोरीन जो है, सॉरी नियॉन हो जाएगा ये, जरूरत पड़ने पे जो क्लोरीन है उसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इधर एक्साइट हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वैलेंसी जो है ना अभी 1 है, और सॉरी ये मैं गलत बना रहा हूँ, ये तो पेयर्ड ही रहेगा। 3 वैलेंसी भी हो सकती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है 3 वैलेंसी भी बड़े आसानी से शो करता है। अगर आप ClF3 की बात करें, ClF3 जो है इसमें क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो 3 होती है, या HClO2 OHCl डबल बॉन्ड हो। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो HClO2 जो होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, HClO2 में भी है ना वैलेंसी जो है क्लोरीन की ना कितनी होती है, 3 हो जाती है, ठीक। इसी तरह इसमें भी 1 वैलेंसी में HOCl होता है, HOCl ये भी एसिड है ना, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं इसको। तो इसमें वैलेंसी देखिए क्लोरीन की 1 है, यहाँ 2 हो जाती है। इसी तर्ज पर अगर क्लोरीन जो है वो यहां से यहां चला आए तो मैं फिर से लिखना चाहूंगा इसको नियॉन और यहां पे क्या हो जाएगा, एक चीज ये डबल पेयर्ड रहेगा, 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 5 हो जाए भी हो सकती है, जैसे ClF5 में होती है या HClO3 में होती है। HClO3 का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, HOCl डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा। मैं इसको सॉरी सिंगल बॉन्ड O नहीं, ये भी डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 बॉन्ड जो है क्लोरीन बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या, अगर गलती से ये भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए तो क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो 7 हो सकती है, ठीक है ना, 7 हो सकती है। ऐसे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा तो 7। तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी जो वैलेंसी है ना वो 7 हो जाएगी। ये आपका ClF7 एग्जिस्ट करता है, या HClO4 भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप HClO4 का स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देख सकते हैं क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। तो मैंने ये जो इतनी लंबी जो ड्रिलिंग की है, ड्रिल किया है चीजों का, ठीक है, वो यही बताता है, ठीक है, वही यही बताता है कि आपको सीखना क्या है। पहली चीज तो आपको जो सीखनी है वो क्या है, वो ये है कि जो वैलेंसी होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, ठीक है। और मैंने देखा, मैंने सबके ना वैलेंसी यहाँ निकाल के आपको दिखाई कि किसकी क्या वैलेंसी होती है। और इस फेरिस्त में हमको पता चला कि सिलिकॉन के बाद फास्फोरस ऑनवर्ड्स लोग जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। फास्फोरस 3 और
5 शो कर पाता है। सल्फर जो है वो 2, 4 और 6 वैलेंसी शो कर पाता है 2-2 के अंतर पे, और क्लोरीन जो है 1, 3, 5 और 7 शो करता है। ठीक है, ये लोग फास्फोरस ऑनवर्ड्स लोग जो है वेरिएबल वैलेंसी इसलिए शो करते हैं क्योंकि है ना, क्योंकि इनके पास वेकेंट जो है डी ऑर्बिटल होता है। तो ये वैलेंसी भी हमारा क्लियर हो गया। अब एक चीज जो आज के लेक्चर में बच गई है वो है डेटिव बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो आइए कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखते हैं। डेटिव बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड किसे कहते हैं समझा जाए। यही एक लास्ट कोवलेंट बॉन्ड बच गया है कोवलेंट बॉन्ड में, और इस लेक्चर का भी लास्ट टॉपिक है। आपको याद होगा कि इस लेक्चर को मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर मान रहा हूं, लेक्चर 1 को। इसे मैंने आपको जस्ट बताया इंट्रोडक्टरी की है ना, क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ी चीजें। ठीक है, अब डेटिव बॉन्डिंग क्या होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक एलिमेंट है ए जिसका ऑक्टेट पूरा है। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, इसका ऑक्टेट पूरा है, और अच्छी बात है कि ए जो है वो सेकेंड पीरियड का सदस्य है। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं ए बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, सिर्फ सेकेंड पीरियड में को ही बिलोंग करना चाहिए। और बी एक और चीज है। ठीक है, बी एक एटम है जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब इनके बीच में क्या बातचीत होगी। ठीक है, इनके बीच में ये बातचीत होगी बॉन्डिंग के लिए कि बी ए से कहेगा कि देखो तुम्हारा तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दोगे तो मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का नुकसान होता है बी का फायदा होता है, ये चीजें नहीं होती। ए को कुछ नहीं होगा और बी का फायदा हो जाएगा, बल्कि एक बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होगी और ओवरऑल ये सिस्टम जैसा अभी है बॉन्ड बनने के बाद और स्टेबल हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर एक बॉन्ड बनने पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, और उतनी एनर्जी लगती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए जो है तैयार हो जाएगा, कहेगा ठीक है मैं तैयार हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो तुमसे शेयर कर देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा। ठीक है, अब बी की बात की जाए। बी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और बी भी इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा। ऐसा इसलिए हुआ, अभी आपको ये बेहतर समझ में तब आएगा जब मैं एक और एग्जांपल लूं। अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि ए जो है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और बी के पास जो है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और एक अच्छी बात है कि ए जो है डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट और सेकेंड पीरियड। तो फर्स्ट और सेकेंड पीरियड की क्या खास बात है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड पीरियड का सदस्य यानी थर्ड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड में डी होगा, फोर्थ में होगा। तो जब भी डी, जिनके पास डी ऑर्बिटल होता है वो अपनी वैलेंसी एक्सपैंड कर सकते हैं, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो सेम सिनेरियो है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 इसके है, लेकिन सेकेंड पीरियड वाले लोग सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इसलिए रख सकते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड शेल में 2s2 और 2p6, बस 2d नहीं होता। ठीक है, तो ये 8 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इसलिए इनकी मजबूरी थी कि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ये 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। पर अगर ए थर्ड पीरियड का या फोर्थ पीरियड का सदस्य होगा तो ए के साथ खास बात क्या होगी कि अगर ए थर्ड पीरियड का सदस्य है तो ये डी ऑर्बिटल होने की वजह से 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो यहां ऊपर जैसी बॉन्डिंग नहीं होगी, यहां क्या होगा, बी ए से कहेगा कि तुम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो ए कहेगा मैं शेयर कर दूंगा पर तुमको भी शेयर करना होगा, क्योंकि तुम जब शेयर करोगे तो मेरे भी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनेगा, तो 2 बॉन्ड बनने से मुझे फायदा ज्यादा होगा। तो होगा क्या, यहां बॉन्डिंग बदल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बी भी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां बीच में रख देगा। बी जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां रख देगा। अब ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस में क्या अंतर है मैं बताता हूं। यहां बी के पास अभी भी 8 है, ऊपर भी 8 थे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहां ए के पास 10 हो गए। ए 10 क्यों रख सकता है, क्योंकि ए थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स का सदस्य है और
ए जो है अगर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स का सदस्य है, इसके पास डी ऑर्बिटल होगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 3s2 3p6 3d10, 2 6 और 10, 18 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रख सकता है। तो 8 रखना इसकी मजबूरी नहीं है क्योंकि ये सेकंड पीरियड का सदस्य नहीं है। तो क्या हुआ, जब भी एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो और एक का इनकम्प्लीट हो, फर्स्ट कंडीशन, एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो और एक का इनकम्प्लीट हो, और जिसका कंप्लीट हो वो सेकंड पीरियड का सदस्य हो, तो वहां पे ऐसी बॉन्डिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी देगा। देखिए आमतौर पे एक सिंगल बॉन्ड बनते समय 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, अक्सर एक एटम एक देता है, दूसरा एक देता है और सिंगल बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में कोई अंतर नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन बीच में होते हैं, पर अंतर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ एक बॉन्ड बनता है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही आदमी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा आदमी कुछ नहीं देता। बनने के बाद आप नहीं कह सकते कि ये कैसे बना है, पर बनने की प्रक्रिया में चूंकि फर्क है इसलिए नाम अलग अलग रख दिया गया। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखिए यहां पे हुआ क्या है, यहां पे ए को ऐसे दिखाया जाएगा, यहां पे ये बॉन्डिंग ऐसे दिखाई जाएगी, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, जबकि यहां ए अगर थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सदस्य है तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रखने की मजबूरी नहीं होगी, तो वो डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ए 2 बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखिए जब भी एक का ऑक्टेट पूरा हो और एक का इनकम्प्लीट हो और ये सेकंड पीरियड का हो तो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जबकि एक का कंप्लीट हो और एक का इनकम्प्लीट हो और ये सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड का ना हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का हो, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिए डबल बॉन्ड बनाने से फायदा क्या है, सिंगल बॉन्ड में अगर सिंगल बॉन्ड बनाते समय जितनी एनर्जी रिलीज होगी डबल बॉन्ड बनाते समय उससे ज्यादा रिलीज होगी, इसलिए ये जो बॉन्डिंग है वो उससे ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी। तो हमने क्या सीखा, यहाँ पे हमने 2 बातें सीखी। यहाँ पे पहली बात क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम का ऑक्टेट पूरा हो, एक एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, और ये दूसरा कंडीशन क्या है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो सेकंड पीरियड का सदस्य हो, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, एक एरो से दिखाते हैं, ठीक है, एरो से दिखाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसकी तरफ टेल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है शेयरिंग में उसकी तरफ टेल होता है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है उसकी तरफ एरो का हेड होता है। ये 2 कंडीशन जो है डेटिव बॉन्डिंग के लिए जरूरी है। अगर यही कंडीशन हो और ए थर्ड पीरियड का सदस्य हो, या फोर्थ का, या फिफ्थ का, या सिक्स्थ का, या सेवेंथ का, वहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि जो डेटिव बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड ही है, वो डिफरेंस नहीं है। बस कोवलेंट बॉन्ड कब कहते हैं, जब उस कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जिसमें एक आदमी एक देता है, दूसरा एक देता है और कोवलेंट बॉन्ड बन गया। पर उस कोवलेंट बॉन्ड को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहने लगते हैं। है कोवलेंट बॉन्ड, कोई अलग तरह का बॉन्डिंग नहीं है, वो कोई छठा बॉन्ड नहीं है, 5 ही बॉन्ड होते हैं, है ना, आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक, वंडरवॉल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छठा बॉन्डिंग नहीं है ये डेटिव बॉन्डिंग, बनने कोवलेंट बॉन्ड ही है ये, बस बनने का इसका तरीका डिफरेंट है। इसमें एक ही आदमी 2 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा कुछ नहीं देता। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो मैं इन बातों को लिख देना चाहता हूं। पहली चीज जो मैंने अभी आपको सिखाई, फर्स्ट थिंग क्या कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, इसकी क्या कंडीशन होगी मैं बताऊं आपको। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली कंडीशन है वन एटम should have complete octet and another atom should have incomplete octet। एक कंडीशन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, वो सेकंड पीरियड का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, द एटम, सेकंड कंडीशन क्या है, द एटम whose octet is complete should belong to second
पीरियड, फर्स्ट पीरियड का भी नहीं, फर्स्ट पीरियड के लोगों के साथ मजबूरी है, वो 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, शुड बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। एक बात। दूसरी बात क्या नोटेबल बात है, नोट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग बॉन्ड नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई अलग बॉन्ड नहीं होता, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बस उसके बनने का तरीका अलग होता है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवेलेंट की तरह, ठीक है, बस बनने का तरीका होता है, इसमें एक ही आदमी 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये मैं लिख दे रहा हूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड, कोई नया बॉन्ड नहीं है, याद रखिएगा, इट्स कोवेलेंट बॉन्ड इन विच कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय अनइक्वल शेयरिंग। इक्वल शेयरिंग होती है कि हमने एक रखा आप भी एक रखिए, इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे 2 एटम के, लेकिन फर्क ये है कि अनइक्वल शेयरिंग होगी, एक आदमी 2 देगा, एक आदमी कुछ नहीं देगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक बात ये हो गई, दूसरी नोटेबल बात क्या है कि जब आप इस एरो को बनाते हैं, ठीक है, जब आप इस एरो को बनाते हैं तो इस एरो का मतलब है कि आपने दिया और आपने लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन इफेक्टिवली आप हिसाब किताब लगाइए, बॉन्ड बनने के पहले इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था और इसके पास 6 था इफेक्टिवली। अभी क्या हुआ है, 6 इसके अपने हैं, 1 2 3 4 5 6 इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन एक फर्क है, जो ये 2 बीच में है वो भले ही ए ने दिए हैं पर शेयर कर दिया उसने, तो इफेक्टिवली अब इस 2 में से एक पे ही हक ए का है, एक बी का हो गया, तो ए के पास 1 2 3 4 5 6 और शेयरिंग में से 50% यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका हुआ, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 7। इसकी बात करिए 1 2 3 4 5 6 और एक इसका है, इफेक्टिवली शेयरिंग में आधा 50% इसका है, तो इसके पास भी 7 हो गए। तो फर्क क्या पड़ा, पहले जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे अब उसके पास 7 बचे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, और पहले जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे अब उसके पास इफेक्टिवली 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया उसने। तो याद रखिएगा, कभी भी अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड की तरह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक शर्त है। क्या शर्त है, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था अब बॉन्डिंग के बाद 7 बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, और कोई भी चीज इस दुनिया में अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर हम प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस साइन आ जाएगा। और बी की बात करिए, बी के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली हो गए, तो जब भी कोई 6 से 7 हो गया इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर जो है क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं, पर शर्त यह है कि जिस तरफ टेल होगा उस तरफ प्लस लिखा जाएगा, और जिस तरफ एरो का हेड होता है जिस एटम की तरफ, उस तरफ क्या लिखेंगे आप, नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। तो यही बात जो मैं यहां नोटेबल बात नंबर 2 में लिखना चाहता था मैंने बता दिया वहां पे, ठीक है, यहां पे बता दिया, ठीक। तो मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, ये तब पाया जाता है, तब बनता है जब एक का ऑक्टेट पूरा और एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो सेकंड पीरियड का सदस्य है। अगर वो 3rd या 4th या 5th पीरियड का सदस्य होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनके वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनने से फायदा ये है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इससे ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होगा, ठीक है। और ये चीज बताई थी मैंने, ठीक। और ये भी बताया आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ और नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं, बस बनने का तरीके में थोड़ा सा फर्क आता है, इसलिए इसके नाम में फर्क कर दिया जाता है, लेकिन नाम में फर्क हो जाने पे भी वो है कोवेलेंट बॉन्ड ही। याद रखिए, बॉन्ड्स 5 ही तरह के होते हैं केमिस्ट्री में, आयनिक, कोवेलेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग और वॉन्डरवॉल, ये छठा नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही स्पेशल केस है। अब कुछ जगह मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं कि कहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप पाएंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस आपने देखा हुआ बड़ा फेमस रिएक्शन है, some examples, ठीक है, some examples, कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे देख लिए जाएं। क्या, अब पहला एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए यहां NH3 प्लस H प्लस, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान दीजिए,
यहां पे अगर आप ध्यान दीजिए क्या बनेगा, कैसे जो बनेगा उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो NH3 को आप जानते हैं, NH3 ऐसा होता है NH3, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इससे लोन पेयर हैं, 2 यहां पे हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट पूरा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 2 एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी के पास ऑक्टेट पूरा हो और अगले का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो वो अगर सेकंड पीरियड का हो, नाइट्रोजन यहां पे सेकंड पीरियड का है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, खाली ऑक्टेट यहां पे लिखा, वन एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड अदर एटम शुड हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो जिस वन एटम विच हैज कंप्लीट ऑक्टेट, जिस एटम का कंप्लीट ऑक्टेट है, इसके पास शुड हैव लोन पेयर आल्सो, शुड हैव लोन पेयर। लोन पेयर नहीं होगा देगा क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना होता है, तो लोन पेयर खाली होगा तभी तो आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट पूरा है, ये सेकंड पेयर का सिस्टर है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। जब आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ऐसे कर लीजिए, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट किया H+ को ऐसे, लेकिन आप कभी भी ऐसा अमोनियम आयन लिखा हुआ नहीं देखेंगे। तो ऐसा इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि अमोनियम आयन को लोग वो फंडा लगा देते हैं, क्या मैं बताता हूं आपको, H। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? जिधर हेड होता है वहां हम माइनस लगा दें और जिधर टेल होता है वहां प्लस लगा दें। तो हम करते क्या है, इसके नाइट्रोजन की तरफ हम प्लस लगा देते हैं और इस H की तरफ जो पहले से H+ था, ठीक है, और हेड की तरफ माइनस लगाते तो यहां एक माइनस लगा देंगे। ये प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। तो इसीलिए यहां पर अमोनियम आयन को हम ऐसे भी दिखाते हैं। हाँ सॉरी, ये एरो नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो H पे प्लस जाएगा, और अगर आप उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, वहां नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो अमोनियम आयन में यहां नाइट्रोजन पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक फेमस रिएक्शन है, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड रिएक्ट करते हैं, NH3 प्लस BF3। ये भी एक बहुत अच्छा है, यहां पे आप देख के आप इस रिएक्शन को आराम से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। यहां पे नाइट्रोजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, और यहां पर बोरॉन जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहां पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहां बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसका कंप्लीट है वो सेकंड पीरियड का है, उसके पास लोन पेयर है। तो इट इज अ परफेक्ट कंडीशन फॉर व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का एक परफेक्ट कंडीशन है। तो एक काम करते हैं यहां पे, है ना, हाँ यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, नाइट्रोजन विल कोऑर्डिनेट विद बोरॉन। तो कैसे बनेगा ये, NH कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF ये प्रोडक्ट बनेगा, NH3BF3, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना चाहता, आप मत बनाइए। फिर आपको एक काम करना होगा, जिधर इसका टेल है उधर आपको पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, और जिधर इसका हेड है एरो का BF यहां पे आपको, है ना, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात क्या, अगर मैं कहूं ओजोन बनाने के लिए, तो ओजोन देखिए कैसे बनेगा, ओजोन O3 ओजोन बनाना है, ठीक है। तो ओजोन कैसे बनेगा, अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो O डबल बॉन्ड O तो आप जानते हैं। अच्छा चलिए मैं बनाता हूं, पहले ऑक्सीजन O3 बनाने से पहले O2 बनाते हैं। O2 मैंने आपको पहले ही बताया कैसे बनता है, O है, ये O है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी क्या होगा, एक ऑक्सीजन और जोड़ना है। अब एक ऑक्सीजन अगर यहां पे आ जाता है
जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो आप समझिए एक एटम है जिसका ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो एक का ऑक्टेट कंप्लीट है, एक का इनकम्प्लीट है, जिसका कंप्लीट है वो सेकंड पीरियड का सदस्य है और उसके पास लोन पेयर है। तो ये पूरा परफेक्ट कंडीशन है कि यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए। तो ये ऑक्सीजन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देगा और ये चीज ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये चीज ऐसे हो जाएगी। तो यहां पे क्या होगा, O O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस ओजोन को चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं इस ओजोन को है ना ऐसे नहीं बनाना चाहता, ठीक है, इस ओजोन को मैं ऐसे नहीं बनाना चाहता, मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा देना चाहता, तो आप बना सकते हैं O डबल बॉन्ड O। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आप इसको सिंगल बॉन्ड रखते हैं तो जो है आप जहां पे टेल है वहां पे आपको यहां पे प्लस लिखना होगा। ठीक है, और यहां जो हेड है यहां पे आपको है ना माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये आपका है ना ओजोन बन गया। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको यहां पे 3 एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, आइए चौथा एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अब अगर आपसे कहा जाए कि अमोनियम नाइट्रेट का आप लेवी-स्ट्रॉस स्ट्रक्चर लिखिए, तो इसको मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स खुद भी ट्राई करें। बच्चे क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही है ना विचित्र से स्ट्रक्चर्स बनाने लगते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ आयनिक एज वेल एज कोवलेंट बॉन्ड एज वेल एज आई गेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इसको आप नहीं बना सकते ऐसे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि ये बेसिकली 2 तरह के आयंस से बना है, अमोनियम और नाइट्रेट। तो आपको दोनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, अमोनियम और नाइट्रेट के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को आप कभी भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह डैश से ना दिखा के, मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि डॉट 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 से दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको अमोनियम नाइट्रेट का कोई स्ट्रक्चर पूछता है तो पहले अमोनियम का बनाइए, जो कि मैंने अभी बनाया था आपके लिए। ठीक है, कि नाइट्रोजन जो है उसके पास अमोनियम का स्ट्रक्चर तो अभी हम लोगों ने बनाया ही था यहाँ पे। ठीक है, ऐसे था NH और यहाँ पे प्लस था। ठीक है, और आप समझ सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ था, मैं बल्कि इसको डॉट स्ट्रक्चर है तो डैश लाइन ना बनाऊं तो अच्छा है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास एक होता है, 1 1 1। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का डुएट पूरा है, हाइड्रोजन का डुएट पूरा, यहाँ हाइड्रोजन का डुएट पूरा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर दिए जाएंगे और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से, और ये नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा हो जाए। दिस इज अमोनियम आयन। ठीक है, और नाइट्रेट आयन कैसा होगा, अब आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है ना उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए एक ऑक्सीजन ये है, ठीक है, और नाइट्रेट के साथ 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन का तो यहाँ ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन के यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन खप गए। ठीक है, अच्छा, एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या करता है कि एक सिंगल बॉन्ड बना लेता है ऐसे। ठीक है, O, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक नाइट्रोजन का हो गया, ये 2 इसके अलग हैं। ठीक है, इसके 2 अलग हैं। अब यहां देख सकते हैं कि अगर आप बहुत गौर से देखें तो अब बदल रहा है कि नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक है, क्यों नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 इसके साथ शेयर किए, 2 इसके पास पहले से थे, 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन इसका और बचा था, तो इसने एक ही चूंकि और चाहिए था तो इसने ऑक्सीजन के साथ एक शेयर कर लिया। 2 2 4 2 6 7 8 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के यहाँ शेयर हो गए। ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन के हो गए। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोलो, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन के पास 1 होता है, ऑक्सीजन के साथ इसके पास 5 थे, 2 इसके साथ थे, तो 5 और 2 6 7 हो गए। एक चाहिए था तो एक इसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। अब लेकिन एक समस्या यह है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं, इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, कहीं से इसने उधार लिया।
और वो उधार वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मैं इसको जानबूझ के ब्लू से दिखा रहा हूं, ठीक है। चूंकि इसने उधार दिया है ना, ऋण लिया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वो लिया। अब देखिए ये नाइट्रोजन का N डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, O पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप गौर से देखिए तो यहाँ का क्या कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के का ऑक्टेट कंप्लीट है, और अगर मुझे यहाँ पे एक और ऑक्सीजन अगर जोड़ना है, ठीक है, अगर मुझे एक और ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक, तो इट इज लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का सदस्य है, एक एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये सेकेंड पीरियड का सदस्य है, उसके पास लोन पेयर है। ये तीनों कंडीशन के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, तो ये नाइट्रोजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा और इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव के बीच में है ना आयनिक बॉन्ड हो जाता है, तो ये इसका है ना लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि इन चारों के साथ उसको किस तरह से मिला देता कि बन जाए, तो नहीं, यहाँ पे अमोनियम इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, नाइट्रेट इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी, एंड दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, दे हैव अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं एक बात, क्या मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं NH और यहां पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, और यहां आ जाएगा नाइट्रेट है ये NO माइनस, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, और इनके बीच में ये एक बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, ये अमोनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, फिर अमोनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर हो गया। अगर आपसे एक और लास्ट एग्जांपल यहाँ पे बचा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए, मैं सब दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें ये बॉन्ड आयनिक है, ये कोवलेंट है, और ये वाला जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट एग्जांपल इस लेक्चर का क्या, CO, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड आप बना रहे हैं, तो C है, O है, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, इसके पास 1 2 3 4, ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 शेयर कर लेगा, ठीक है, 2 उसने शेयर कर लिया ऐसे कार्बन के साथ, ठीक, कार्बन के पास ये 2 है, कार्बन के पास 4 होते हैं, इसके पास 4 होते हैं, इसके पास 6 होते हैं, इसने 2 दिया, इसने 2 दिया। एक चीज तो श्योर है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया। अब बची बात कार्बन की, कार्बन का ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि कार्बन के पास अभी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहां भी सारी कंडीशंस है, इस एटम का ऑक्टेट पूरा है, इस कार्बन एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका पूरा है, इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है, मैं बताऊं आपको, इसका पूरा है, इसका इनकम्प्लीट है, जिसका कंप्लीट है वो सेकेंड पीरियड का सदस्य है, और इसके पास एक लोन पेयर है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केस होगा, तो यहां पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे कोऑर्डिनेट कर देगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट कर देगा और यहां पे ये बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पर ये स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कुछ इस तरह का है, CO, 2 बॉन्ड कोवलेंट है और एक बॉन्ड जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऐसे, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहें तो इसका एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, C सिंगल बॉन्ड O, ये तो ठीक है। आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर कोवलेंट बॉन्ड की तरह लिखना चाहते हैं तो जिस तरफ एरो हेड है उस तरफ आपको माइनस लिखना होगा, ठीक है, उस तरफ आपको है ना माइनस लिखना होगा, और जिस तरफ टेल है उस तरफ आपको प्लस लिखना होगा। ये दोनों एक ही चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप या तो C डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दीजिए, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड O और O के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर नेगेटिव बना दीजिए, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो केमिकल बॉन्डिंग का ये जो लेक्चर है, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज इस लेक्चर में मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया दिया कि है ना कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, क्या कंडीशंस होती हैं जब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहिए, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे हम लोगों ने। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। अब
अगले लेक्चर से केमिकल बॉन्डिंग के मैं एक मेजर टॉपिक शुरू करने वाला हूं, वो है आयनिक बॉन्ड्स, जो आने वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेक्चर तक जाएगा। 4, 5, 6 लेक्चर्स हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।